दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 15 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। एक बात और है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। एप्लीकेशन पर दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए टेस्ट पेपर दिए गए हैं, जिसके वजह से आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पर विजिट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। सुबह में जो आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिया जाता है सुबह के 8 बजे, आज वह वीडियो सुबह के 11 बजे दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 11 बजे आपकी क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम क्लास अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि किस देश ने फाइज़र कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दिया है। दोस्तों आपको याद होगा, अभी पिछली वीक में ही हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, या फिर एक वीक से ज़्यादा हो गया होगा, 10 दिन का समय बीता होगा, हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था कि किस वैक्सीन को दुनिया में पहली बार मंजूरी दिया गया, किस कोरोना वैक्सीन को। ठीक है, वो किस कंपनी ने बनाया था। तो दोस्तों उस बार हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको जो है फाइज़र कंपनी ने बनाया था। ठीक है, फाइज़र में देखिए पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फाइज़र कंपनी ने बनाया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस बार क्या हुआ था दोस्तों, हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन ने पहली बार इस दवा को क्या दिया है, मंजूरी दिया है। अब ब्रिटेन के बाद बहुत सारे देशों ने, ब्रिटेन के बाद कनाडा आया, बहरीन आया, सऊदी अरबिया आया, और अब मुद्दा आ गया कहाँ तक, अमेरिका तक। ठीक है, अमेरिका जैसे बड़े देश भी इसको क्या दे रहे हैं, अपना जो है सपोर्ट दे रहे हैं, मंजूरी दे दिया उन्होंने भी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। इसके पहले तो ध्यान देंगे, ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन, सऊदी अरबिया, ये देश भी हैं जिन्होंने पहले ही मंजूरी दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवाने जी का पूरा नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने, इस समय भारतीय सेना में यह थल सेना अध्यक्ष हैं। याद रखेगा, थल सेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो करमबीर सिंह जी हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो भदौरिया साहब हैं। ठीक है, और इस समय सीडीएस के पद पर कौन है, सीडीएस बोले तो चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अभी आपको कल ही वीडियो दिया गया होगा, वर्तमान में कौन क्या, अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बिपिन रावत जी इसमें सीडीएस के पद पर हैं, तो सब चीज़ याद रखेगा। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे थल सेना अध्यक्ष या हमारे सेना अध्यक्ष किसी विदेश दौरे पर गए हों। ठीक है, और किस देश के दौरे पर गए थे दोस्तों, तो सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम यूएई बोलते हैं, ये दो देशों के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर सऊदी अरबिया ने उन्हें क्या दिया है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी इस तरह की अपनी पहली यात्रा पे गए हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, क्योंकि अभी हमारे देश में कोई भी थल सेना अध्यक्ष किसी देश की यात्रा पर नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये गए हैं, तो आप इनका नाम याद रखेगा, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दे भी रहा है कि सऊदी अरब की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सऊदी अरबिया और यूएई की उनकी पहली यात्रा है। और सऊदी अरब, अब सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। ये लोग हम लोग जानते भी हैं, ओपेक कंट्री में आता है, खाड़ी क्षेत्र में रहता है। और भारत जो है लगभग 18% का इंपोर्ट कच्चे तेल का जो है वो सऊदी अरबिया से करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खरा हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सबसे ऊपर कौन है लिस्ट में। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं जितने दिन से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मुझे करंट अफेयर पढ़ाते बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने पढ़ने की बात बताऊं कि 2-3 साल से जब से मैं पढ़ रहा हूँ, तब से लगता है कि फोर्ब्स 2020 में टॉप पर एक ही महिला का नाम आता है। आज तक मैंने किसी और का नाम नहीं पढ़ा, और ये जो महिला हैं कौन है, तो याद रखेगा एंजेला मर्केल। क्या नाम है, जर्मनी की चांसलर हैं दोस्तों एंजेला मर्केल। ठीक है, जिनको फोर्ब्स 2020 में
100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, अभी हम लोगों ने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, टाइम्स पत्रिका जो है, मैगज़ीन जो है, उसके कवर पेज पर जो पर्सन ऑफ द ईयर के फ़ोटो बनते हैं, जिसमें जो बिडेन जो इस समय राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, वो और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति, वो, ये 2 लोग का नाम पढ़ा था ना। आज देखिए फिर से कमला हैरिस का नाम आ रहा है। कमला हैरिस तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुनी गई हैं। फोर्ब्स 2020 में उनका नाम आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो कमला हैरिस दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों और आगे का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ, भारत में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनकी बात करें तो इस बार इनको जो है 41वां स्थान दिया गया था। इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पिछले साल था। पिछले साल वो 34वें स्थान पर थी, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। देखिए दे भी रहा, लास्ट वाली लाइन पढ़िए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 41वां स्थान दिया गया। इसके पहले 34वां स्थान उनको मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। लिख रहा है कि एचसीएल कॉरपोरेशन के सीईओ और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा ने 55वां स्थान हासिल किया है और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह इस सूची में 68वें स्थान पर रही, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने यंग गणितज्ञ के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार जीता? देखिए रामानुजन पुरस्कार के बारे में पहले जान लीजिए दोस्तों। ये जो रामानुजन पुरस्कार होता है, ये यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यंग गणितज्ञ, ठीक है। यानी जो यंग गणितज्ञ होते हैं, ठीक है, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर जिसे पुरस्कार दिया गया, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नाम भी लिख रहा है कि कैरोलिना अरूजो, दिख रहा है ना। तो याद रखिए इनका नाम है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब कैरोलिना अरूजो हैं कौन? तो याद रखें दोस्तों, पहली बात तो इस तरह का पुरस्कार पाने वाली वो पहली गैर भारतीय हैं, ठीक है। और वो ब्राज़ील की एक गणितज्ञ हैं, ठीक है। ब्राज़ील में मुझे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ख्याल है, बट ब्राज़ील में वो एक गणितज्ञ हैं, ठीक है। और उनका जो थ्योरी था वो बीजगणित के ऊपर था। बीजगणित में एक पोर्शन है बाइरेशनल ज्योमेट्री, ठीक है, उस पर इन्होंने जो है अपना कुछ अच्छा काम किया था, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर लिखा गया तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनेस्को ने एक नया पुरस्कार शुरू किया है, और किस श्रेणी में? तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार देने की घोषणा यूनेस्को ने किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यूनेस्को पहली बार इस तरह का काम कर रहा है। यूनेस्को इस तरह के करीब 23 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले से दे रहा है, चाहे वो अलग अलग हस्तियों के नाम पर हो, व्यक्तियों के नाम पर हो, संगठनों के नाम पर हो। 23 अलग अलग उसके इस तरह के पुरस्कार चल रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। तो अभी इस पुरस्कार को देने की घोषणा किया है। आपको ये बताना है कि ये पुरस्कार किसके नाम पर वो देने की घोषणा कर रहा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, 2021 से ये स्टार्ट होगा, यूनेस्को इसको शुरू कर रहा है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और किसके नाम पर? तो ये जो इमेज है दोस्तों, शायद आप इनके बारे में जानते होंगे बहुत सारे लोग। ये राष्ट्रपति थे, कहाँ के? भारत के नहीं, ठीक है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम है। इनको नाम याद रखेगा। इनको जो दोस्तों काफ़ी समय तक ये प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए हैं। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। वहाँ के आम लोग बंग बंधु इनको बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताया, डिक्टो वही सारी बातें यहाँ पर मिलेंगी। हाँ, पुरस्कार की राशि दोस्तों $50,000 का होगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा वह नदी जिस पर कोइलवर पुल का निर्माण किया गया, तो कोइलवर पुल दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है, कोइलवर पुल, ठीक है। करा सोन, कोसी, गंगा या घग्गर। तो याद रखें दोस्तों, यह पुल बनाया गया बिहार में। अब जब बिहार की बात आएगी तो सोन, कोसी, गंगा सब बिहार में बहती हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, सोन नदी है। सोन नदी जाकर के वैसे भी गंगा से मिल जाती है। सोन नदी जहाँ पर गंगा से मिलती है ना, वहीं पर पटना है जो कि बिहार की राजधानी है। तो फिलहाल याद रखेगा सोन नदी, ठीक है। सोन नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है जिसका नाम है कोई लवर। कोई लवर, कोई लवर है कि नहीं है? नहीं, कोई लवर नहीं है, ठीक है, लवर, ठीक है। तो याद रखेगा कोई लवर पुल का उद्घाटन किया गया है। और अपने ज़माने में दोस्तों जब ये पुल एक बार बना था, ठीक है, अभी तो ये इसको थोड़ा सा रिनोवेशन किया गया। ये भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, ठीक है। और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय उस समय के थे, जिनका नाम था लॉर्ड एल्गिन, उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और पुल को एक नाम और भी दिया जाता है, अब्दुल बारी पुल, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
करा किस राज्य ने 81वां न्यूपी लैंड दिवस मनाया? ठीक है, न्यूपी लैंड दिवस। बताने को मैं आपको उत्तर बता दूंगा, लेकिन क्या मज़ा, उत्तर पढ़ने से क्या आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के शासन में भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, ठीक है। और ऐसे में भारतीय महिलाओं के जीवन की अगर बात कर दें तो उनके साथ दुर्व्यवहार और भी ज़्यादा होता था। तो याद रखिए, ये एक ऐसे राज्य की कहानी बता रहा है जहाँ की महिलाओं ने क्रांतिकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ की महिलाओं ने अंग्रेज़ों के चक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है। और आज की बात नहीं है, ये बात है अपनी 20वीं सदी की बात है। 1904 से लेकर के 1939 के बीच मणिपुर की महिलाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन लड़ाइयों में जो महिलाएं शामिल थीं उन्हें नूपी लाल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पर नूपी लैंड दे रहा है, नूपी लाल उनको कहा जाता था, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। और वजह क्या था दोस्तों? तो बस खाली एक सिंगल वजह था कि अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण बहुत ज़्यादा होता था, और जो व्यवहार होता था वो बड़ा ख़राब होता था। ज़बरदस्ती वहाँ पर लोगों को जो है हिंसा फैलाई जाती थी, और अकाल जैसी स्थिति वहाँ बन जाती थी, तो भी जो है अंग्रेज़ अपनी मनमानी करते थे। बहुत सारा रीज़न रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ पुरानी अगर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में बताएं तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है एक, रानी गाइडिंलिउ का, ठीक है। बहुत बहुत पुरानी वो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका नाम याद रखेगा, रानी गाइडिंलिउ। वो भी यहीं से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ की हो जाएगी? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए बताने का कि मज़ा आ जाए पढ़ करके। अब यहाँ क्या कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा है, जो आपको बताया गया वही सारी चीज़ें दे रहा है, एक लाइन भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करिए, इत्मीनान से पढ़िए। करा कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? अच्छा, दुनिया ने मान लिया। शुरुआत में तो दोस्तों एक बार जब कार्बन में गिरावट देखी गई, ठीक है, पर्यावरण थोड़ा साफ हो गया था, तो उसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये जो हो रहा है ये कोरोना की वजह से नहीं, ये पोलर वर्टेक्स, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने पढ़ा भी होगा पोलर वर्टेक्स के बारे में, ठीक है। तो वो वहाँ पर दे रहा था, ठीक है, पोलर वर्टेक्स। तो उसको याद रखिएगा दोस्तों, वो तो पोलर वर्टेक्स वहाँ पे दे रहा था, हालांकि वो अलग चीज़ था। लेकिन याद रखिए कि यहाँ जो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन, यानी पूरी दुनिया मिल करके जितना उत्सर्जन करती थी उसमें कमी आया, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, ठीक है। तो मैंने जो आंकड़ा पढ़ा, 2019 में ये आंकड़ा लगभग 36.4 अरब मीट्रिक टन था जो कार्बन का उत्सर्जन होता था, लेकिन वो 2020 में आकर के लगभग 34 अरब मैट्रिक टन तक सिमट गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि कमी आई, बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं, लेकिन 7% जो यहाँ पे आंकड़ा आया, मुझे लगता है और ज़्यादा कमी आया होगा, ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है। बट जो भी हो, अभी बहुत बड़े पैमाने पर ये आंकड़ा लाया गया, तो आपको तो यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 7% की कमी आई है। तो यहाँ पर जो आप सही उत्तर करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर 7% आप करिएगा, यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया? अरे यार, कोई बात होता है? टी शर्ट जीन्स लोफड़ों का काम होता है। नहीं, ऐसा नहीं, देखो मैं भी टी शर्ट जीन्स पहन के क्लासेस लेता हूँ, लोफर वाली बात नहीं, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग पहनते भी होंगे, अच्छा है। लेकिन अगर मैं सरकारी ऑफिस की बात कर दूँ तो वहाँ पर एक सभ्य सज्जन की तरह व्यक्ति दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अच्छा, आपने आपने इमेज देख करके आप बता भी देंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ठाकरे जी का इमेज आपने देख लिया, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसके पहले दोस्तों बहुत सारे राज्यों ने ऐसा पहले ही कर लिया है। जैसे कुछ समय पहले राजस्थान ने किया था, ठीक है, इस बार महाराष्ट्र ने किया। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। करा कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उडुपी में इनका निधन हुआ है। आपको बताना है कि ये इनका नाम क्या है, ठीक है। तो अभी बता तो दिया आपको कि कर्नाटक के रहने वाले थे, संस्कृत विद्वान थे, कन्नड़ कवि थे, और नाम था बनंजय गोविंदाचार्य। क्या नाम था? बनंजय गोविंदाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में देखिए, दे रहा है कि उडुपी बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, हमारे काम का नहीं है। 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। वेद, भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य और पुराणों
के ज्ञान में पारंगत थे और इन्होंने अपने नाम से करीब 150 किताबें लिखी। ये तो गजब बात हो गया। और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पन्ने लिख डाले, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। व्याकरण पर इतना बड़ा शोध करना और किताबें लिखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बस वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।